हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 49 है। इससे पहले हम 48 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 4 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? महादेव गोविंद रानडे, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन यह शुरू किया था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो इन्हें बाबा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाबा साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर यह संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, फिर आगे बात करें महात्मा गोविंद रानडे। तो महात्मा गोविंद रानडे यह एक लेखक और समाज सुधारक थे। ठीक है, लेखक और समाज सुधारक थे गोविंद रानडे। ओके, फिर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इनका पूरा नाम क्या था? एक मिनट, पेन चेंज कर लूँ। हाँ ठीक है, तो महात्मा गांधी इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था गांधी जी का। गांधी जी को और किन किन नामों से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत। ठीक है, इन नामों से इन्हें जाना जाता था। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा इन्हें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। ओके, बापू तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके अलावा इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी के उपनाम जिन्हें से लोग इन्हें पुकारते थे। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं की कि इनकी पत्रिकाएं कौन सी थी? तो इनकी पत्रिकाएं थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं थी। फिर इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये थी महात्मा गांधी जी की
पुस्तक। ठीक है, फिर बात करें इनके आंदोलन की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। फिर है रॉलेट सत्याग्रह, ये 1919 में हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920 में। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 में। और उसके बाद था भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी जी के कुछ आंदोलन। ओके सॉरी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे। फिर बात करें हम यहाँ पे एनी बेसेंट की। ठीक है, तो एनी बेसेंट यह आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये कब बनी थी? तो यह अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। ओके, चलिए, तो ये थी सारी डिटेल इस क्वेश्चन में, तो जो कि मैंने आपको बताई, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये किस वर्ष लड़ा गया था? सबसे पहले हम बात करें पानीपत के पहले युद्ध की। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद पानीपत का सॉरी दूसरा युद्ध जो कि हुआ था 1527 में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, 1760, 1786, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में। ठीक है, पानीपत का। और पानीपत का तीसरा युद्ध तो ये हुआ था 1761 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य के बीच। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य के बीच 1761 में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोवा और नोवा मुंडी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड। तो गोवा और नोवा मुंडी खदान यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष क्या है? वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। बी, सरकारी राजस्व में अधिशेष वाला वर्ष, सरकारी राजस्व में घाटे वाला वर्ष, एक वर्ष जिसमें कर की दरें बढ़ाई जाती हैं। तो वित्तीय वर्ष क्या है? तो ये है वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक।
तो संविधान आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विद्यानंद सरेख, पद्माजी रेड्डी, डॉक्टर वीर स्वामी शेषैया या केवी राविया। तो उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान, ठीक है, जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये थे पद्माजी रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह की डैश पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? वैशाख, ज्येष्ठ, भाद्र या आषाढ़। तो बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह की वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए वैशाख। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिन्हली, बर्मी, दारी या जोंखा। तो जो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है वो है दारी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। तो गोविंद सागर यह स्थित है गुजरात में, ठीक है, और सतलुज नदी पर। ठीक है, गोविंद सागर यह सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है गुजरात में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? मोहन वीणा, सरोद, बीन या सितार। तो पंडित रविशंकर ये किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सितार वाद्य यंत्र को बजाने में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो जो अरब सागर यह किस महासागर का विस्तार है? तो ये है हिंद महासागर का। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का एक पहलू है? ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, ऋण ब्याज दरें, शेयर बाजार में निवेश, क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का एक पहलू है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शंभू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के प्रसिद्ध गुरु हैं? लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ या बनारस। तो शंभू महाराज जो कि कथक के नर्तक हैं और ये किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो ये थे लखनऊ घराने के। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? धार्मिक स्तूप, महाबोधि स्तूप, केसरिया स्तूप, सांची स्तूप। तो बौद्ध काल का जो सबसे पुराना स्तूप है वो है सांची स्तूप। राइट आंसर ऑप्शन डी सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने से बनवाया था सांची स्तूप। ओके, नेक्स्ट है, भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है निर्वाचन आयोग। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, अनटचेबल एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, आर.सी. मजूमदार, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अनटचेबल जो कि एक उपन्यास है जिसमें लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बात करें आर.सी. मजूमदार, इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है प्राचीन भारत। ठीक है, सबकी मैं यहाँ एक एक बताती हूँ। प्रेमचंद्र की है गोदान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तो इनकी है आनंद मठ, और इसके अलावा इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा, सॉरी हाँ ठीक है, तो इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है, वंदे मातरम गीत भी लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ओके, नेक्स्ट है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली। तो नटवरी नृत्य ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है कथक से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए कथक। ठीक है, नटवरी नृत्य यह कथक नृत्य शैली से संबंधित है।
कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा कुचिपुड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश का। ओडिसी तो ये है उड़ीसा का। कथकली तो ये है केरल का। ठीक है, इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य है जो कि मोहिनी अट्टम तो ये भी है केरल का। फिर है भरतनाट्यम तो ये है तमिलनाडु का। फिर है मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। ठीक है, फिर है सत्रिया तो ये है असम का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य और 9 है छऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी या आधिकारिक। तो निर्देशक सिद्धांत को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इनमें से कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये है आधिकारिक। बाकी उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी ये तीनों इसके हिस्से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? तो भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? जापान, चीनी ताइपी, मलेशिया या दक्षिण कोरिया। तो ये जीता था दक्षिण कोरिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया को हराकर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक है? तो सीता इन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक रविंदर सिंह, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी या दुर्जय दत्ता। तो इसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, रविंदर सिंह तो इनकी पुस्तक तो ये है क्या प्यार 2 बार हो सकता है। ठीक है, फिर है अमीश त्रिपाठी की, तो इनकी है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ठीक है, अमीश त्रिपाठी की द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। दुर्जय दत्ता की तो इनकी है समवन लाइक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी की समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने की कुछ ही सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? बेरियम, सोडियम, स्ट्रोंटियम या फ्रांसियम। तो आवर्त सारणी समूह एक की, ठीक है, कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने की कुछ ही सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो ये है सोडियम। राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम। ओके, नेक्स्ट है मेघालय की डैश जनजाति का शाद मस्ती है या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है? भोई, बार, खासी या जनजातीय जयंतिया। तो मेघालय की जनजाति का, तो मेघालय की खासी जनजाति का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, खासी जनजाति का शाद मस्त है या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? 425 से 475 ग्राम, 325 से 375 ग्राम, 525 से 575 ग्राम, 225 से 275 ग्राम। तो पुरुषों के लिए हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो ये होता है 425 से 475 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम रोशनी में
दृष्टि और स्वास्थ्य त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए जो विटामिन आवश्यक है, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन 9 या विटामिन ए। तो यह आवश्यक है विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो ये थी आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।